भारत में जो शरीर के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, शरीर के विरुद्ध जो अपराध हैं, उन अपराधों के बारे में चर्चा की और मैंने आपसे कहा कि इंडियन पीनल कोड की धारा में पहले ये धारा 299 से लेकर 377 तक थे, 299 से लेकर 377 तक थे और वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता में इसके जो प्रावधान मिलते हैं, ये प्रावधान धारा 100 से लेकर 146 तक मिलते हैं। जब इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की तो मैंने आपसे ये भी बताया कि बहुत सारे अपराध जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध थे जो पहले शरीर के विरुद्ध अपराध माने जाते थे, अब भारतीय न्याय संहिता में उसे अलग रूप से एक अलग चैप्टर में प्रदान कर दिया गया। जब शरीर के विरुद्ध अपराधों की मैंने चर्चा की तो इसको मैंने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया और मैंने कहा कि जिस तरह भारतीय दंड संहिता में डिवीजन था उसी तरह का डिवीजन भारतीय न्याय संहिता में भी मिलता है। और मैंने कहा कि यदि कोई अपराध व्यक्ति के जीवन के विरुद्ध हो तो जीवन के विरुद्ध अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसके लिए धारा 100 से लेकर धारा 114 तक 13 तक। फिर मैंने कहा कि यदि कोई अपराध उपहति से लेकर संबंधित हो तो उपहति कहां तक है, धारा 114 से लेकर 125 तक। तीसरा मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सदोष परिरोध या सदोष अवरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, सदोष परिरोध या सदोष अवरोध, तब ऐसी स्थिति में कहां पर है, धारा 126 से लेकर 127 तक। तीसरी चीजें मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपहरण या व्यापारण कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में 128 से लेकर 100। हाँ, फिर हम आपराधिक बल के बारे में बात कर रहे हैं और कहां पर है, 128 से लेकर 136 तक। और अगला जो पार्ट है वो आपका अपहरण और व्यापहरण को लेकर है, वो आपके अपहरण और व्यापहरण के लिए है, जो धारा कितनी है, 137 से लेकर 146 तक। हमने कहा कि इसके तहत जो जीवन के विरुद्ध अधिकार है, इसी अधिकार के तहत आपका पहला अधिकार है जिसे हम आपराधिक मानव वध कहते हैं। ऐसा मानव वध में हत्या भी शामिल है, लेकिन आपराधिक मानव वध एक अलग धारा है। मैंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता में कुछ ऐसे अपराध हैं जिन अपराधों को यहाँ पर नया जोड़ा गया और इन अपराधों में मैंने कहा कि 100 धारा का 103 का खंड 2, 317 का खंड 4, फिर मैंने कहा कि संगठित अपराध के बाद छोटे संगठित अपराध और फिर मैंने कहा आतंकवादी कृत। ऐसे अपराध क्या थे जो शरीर के विरुद्ध अपराधों में जोड़े गए। जब मैंने इसके बारे में चर्चा की तो सबसे पहले अपराध आपराधिक मानववध की चर्चा की और आपराधिक मानववध की चर्चा के दौरान मैंने आपसे कहा कि अगर मानववध 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसा मानववध जिसके अंतर्गत हत्या शामिल नहीं है और दूसरा जिसमें हत्या शामिल है। तो जो आपराधिक मानववध है वो क्या है, जीनस है, और हत्या क्या है, स्पीशीज है। इसके बारे में भी मैंने चर्चा की। मैंने कहा कि आपराधिक जो मानववध होता है वो 2 प्रकार का होता है, अर्थात ये एक शब्द इंग्लिश के एक टर्म से बना है जिसका मतलब होता है होमिसाइड, होमी तथा साइड। तो होमी और साइड, होमी का मतलब होता है मानव और साइड का मतलब होता है किलिंग, अर्थात मानव के द्वारा मानव की हत्या करना ही होमिसाइड कहलाता है। जब मैंने इसके बारे में बताया तो मैंने कहा कि होमिसाइड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होमिसाइड होगा वो विधि के अनुसार होगा, अर्थात विधिपूर्ण होगा, और दूसरा जो होगा वो विधि के विरुद्ध होगा। तो मैंने कहा कि विधि के अनुसार जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक ऐसे अपराधों के बारे में बात करता है जो अपराध क्या होते हैं, क्षमा योग्य होते हैं, ऐसे अपराध होते हैं जो क्षमा योग्य होते हैं, और दूसरे अपराध जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जस्टिफाइबल होते हैं, अर्थात न्याय संगत होते हैं। इसके बारे में मैंने आपसे बताया कि कौन से अधिकार क्षमा योग्य हैं और कौन से कार्य न्याय संगत हैं। जब मैंने अविधि रूप से अर्थात अनलापूर्व के बारे में बताया कि जो विधि पूर्वक नहीं है, तो इसी के तहत हमने आपके आपराधिक मानववध और हत्या के बारे में उल्लेख की। तो भारतीय न्याय संहिता में आपराधिक मानववध और हत्या को अलग अलग धाराओं में डिफाइन किया गया है और धारा जो 100 है वो आपराधिक मानववध को परिभाषित करती है।
धारा जो 100 है वो आपराधिक मानववध को परिभाषित करती है, और धारा जो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से, मृत्यु कारित करने के आशय से, मृत्यु कारित करने के आशय से ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है, ऐसी शारीरिक क्षति, ऐसी शारीरिक क्षति, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिसमें ये संभावना है, जिसमें मृत्यु कारित होने की संभावना है, जिसमें मृत्यु कारित होने की संभावना है, मृत्यु कारित होने की संभावना है, मृत्यु कारित होने की संभावना है। और यह ज्ञान रखते हुए, या यह ज्ञान रखते हुए, या यह ज्ञान रखते हुए, यह ज्ञान रखते हुए, यह ज्ञान रखते हुए कि इस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कि इस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, इस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, इस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करके, ऐसा कोई कार्य करके, ऐसा कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, ऐसा कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, तो ऐसे कार्यों को हम आपराधिक मानववध की श्रेणी के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो मैंने कहा कि जो मृत्यु कारित करने के आशय से, जो मृत्यु कारित करने के आशय से ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जिसमें मृत्यु करने की क्या है, संभावना है, या यह ज्ञान रखते हुए कि इस कार्य से मृत्यु कारित हो सकता है, कोई कार्य करता है और जिससे मृत्यु कारित होती है, तो ऐसी स्थिति में इसे आपराधिक मानववध कहते हैं। अगर आपने धारा 100 देखा तो धारा 100 में एक बात क्लियर है कि इसमें व्यक्ति की मृत्यु होना आवश्यक है, इसमें व्यक्ति की मृत्यु होना क्या है, आवश्यक है। और अगर हमने धारा 100 को देखा तो दो तत्व स्पष्ट रूप से सामने आते हैं, और ये डिफरेंट जो तत्व सामने आते हैं, पहला जो तत्व है वो है आशय, और दूसरा जो तत्व है वो क्या है, ज्ञान। अर्थात यहां पर आशय तथा ज्ञान दोनों की उपस्थिति होती है। यदि हम देखें तो धारा 100 के तीसरे जो खंड में है, यहां पर ज्ञान की बात की गई है, यहां पर ज्ञान की बात की गई कि यह ज्ञान रखते हुए यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है कि जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में शामिल होगा। जब ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से, तो जब मैंने मृत्यु कारित करने के आशय के टर्म की व्याख्या की, तो मैंने आपको एक चीज स्पष्ट बताया कि मृत्यु कारित किसका किया जाएगा, मानव का। तो मानव शब्द के अंतर्गत, तो मैंने आपसे सबसे पहले बताया कि मृत्यु शब्द का मतलब क्या होता है, कि मृत्यु का मतलब होता है कि यदि किसी मानव की मृत्यु कारित हो रही है, और मानव शब्द के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति शामिल होता है जो व्यक्ति वास्तव में क्या हो, जीवित हो या शरीर पर हो। अगर कोई बालक गर्भ में है, जो स्पष्टीकरण 3 कहता है, अगर कोई बालक गर्भ में है और उसकी मृत्यु कारित होती है, तो ऐसी स्थिति में वह दंडनीय तो है लेकिन आपराधिक मानववध की श्रेणी में शामिल नहीं होगा, जब तक शरीर का कोई भाग बाहर ना निकला हो, चाहे उसने श्वास लिया हो और चाहे श्वास ना लिया हो। तब ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो ऐसा कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में शामिल होगा। जब मैंने इसमें एक चीज बताई, तो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक आशय से, अर्थात मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य करता है, तो यहां पर किसी विशेष प्रकार के किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध आशय की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति को यह पता है कि इसका जो कार्य है वह कार्य क्या है, मृत्यु कारित करने के योग्य है, तो ऐसी स्थिति में चाहे किसी विशिष्ट पर्सन की मृत्यु क्यों ना हो, लेकिन अगर मृत्यु किसी दूसरे की भी होती है तब भी वो क्या होगा, आपराधिक मानववध की श्रेणी में शामिल होगा। और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसी धारा का दृष्टांत संख्या जो था वो 1 को उदाहरण में लिया। मैंने किसको लिया, 1 को उदाहरण में लिया।
और दृष्टांत संख्या 1 स्पष्ट करता है कि क नामक एक व्यक्ति एक क्या करता है, गड्ढे का निर्माण करता है, और गड्ढे के निर्माण के तहत वो जानता है कि जो भी उसके ऊपर से बिछा देता है, और वो जानता है कि जो भी व्यक्ति इस पर पांव रखेगा उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर यहां पर जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क का जो कृत्य है वह आपराधिक मानववध की श्रेणी में शामिल होगा। तो यहां पर मृत्यु कारित करने का मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन की मृत्यु कारित नहीं करना है, बल्कि किसी की भी मृत्यु कारित करते हैं। उसके बाद मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया था और मैंने कहा था कोई कार्य करके, मैंने इस पार्ट को पहले लेके चला गया था और मैंने कहा था कि कोई कार्य करके। अब कोई कार्य करके तो कार्य के अंतर्गत लोप भी शामिल होता है, लेकिन यहां पर अगर लोप स्वेच्छापूर्वक कारित किया जाए, इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लोप स्वेच्छापूर्वक वॉलंटरी किया जाए तो ऐसी स्थिति में किसी कार्य के ऐसे लोप का जो दंड होगा वो हत्या के अंतर्गत आएगा। मैंने बताया कि यदि कोई जेलर जानबूझकर कैदी को खाना नहीं देता तो ऐसी स्थिति में यदि कैदी की मृत्यु कारित हो जाती है, यदि कैदी की मृत्यु कारित हो जाती है तो यहां जेलर आपराधिक मानववध का दोषी नहीं होगा बल्कि हत्या का दोषी होगा। दूसरी परिस्थिति में मैंने बताया कि यदि कोई नर्स है और उस नर्स की ड्यूटी है किसी बच्चे की देखभाल करना, और यदि नर्स स्वेच्छा रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है, तब ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य हत्या की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ठीक उसी तरह यदि कोई डॉक्टर किसी स्वेच्छा से किसी की अपने कार्य करने में फेल हो जाता है, तब भी ऐसी स्थिति में उसी तरह शामिल होगा। इसमें मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया। मैंने कहा कि उस उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर किसी एक व्यक्ति को नदी के किनारे पर नियुक्त कर दिया गया, अब यह संविदा के माध्यम से नियुक्त हुआ है, लेकिन संविदा के माध्यम से व्यक्ति के ऊपर क्या है, विधिक दायित्वों का निर्वहन हो रहा है। और यहां पर व्यक्ति को नियुक्त किस लिए किया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस नदी को पैदल रूप से पार करने का प्रयास करेगा तो आप उसको बताइएगा कि बहुत गहरा है, और ऐसी स्थिति में अगर आप पैदल रूप से प्रयास करेंगे और तब आप जाते हैं तो यहां पर आपकी मृत्यु कारित हो सकती है। तो यदि वह व्यक्ति अपने कार्य का लोप करता है अर्थात किसी व्यक्ति को नहीं बताता, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति आपराधिक मानववध का दोषी होगा। इस कार्य के अंतर्गत हमने कहा कि यदि कोई कार्य शब्दों के माध्यम से किया जाए, वर्ड के माध्यम से किया जाए, तो क्या ऐसी स्थिति में इसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा या नहीं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, अगर कोई व्यक्ति है और उसकी पत्नी किसी सदमे में है और पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी ऑफिसर के द्वारा उस पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और पत्नी बार बार अपने पति का नाम ले रही है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर यदि ऐसी बात कह दें कि उसकी मृत्यु हो गई और उस सदमे से अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो वहां पर वो आपराधिक मानववध के दोषी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर शब्दों के माध्यम से व्यक्ति क्या किया, एक कार्य किया, और जिस कार्य के माध्यम से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई। वहीं पर मैंने एक एग्जांपल और दिया और मैंने कहा सपोज दैट किसी व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी है, किसी व्यक्ति को क्या है, एक ऐसी बीमारी है, और उस ऐसी बीमारी के कारण यदि व्यक्ति या तो जीवित रह ले या तो मृत्यु कारित हो जाए, तो व्यक्ति के पास दो विकल्प था और उस बात को सुनकर व्यक्ति ने विषपान कर लिया, तो जिसने ये बात कही वह व्यक्ति किसका दोषी होगा, आपराधिक मानववध का। और मैंने कहा कि कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप हत्या में बात करेंगे तो दोनों में आशय है, दोनों में क्या है, आशय है कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिसमें मृत्यु करने की संभावना है। यहां पे संभावना है कि अगर हम किसी स्वस्थ व्यक्ति को कोई ऐसा प्रहार करें और इस प्रहार से उसकी मृत्यु कारित हो सकती, इसकी संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी अधिक है। अगर हम उसके यहां पर चोट मार रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि चोट कहीं अंदरूनी लगे और मृत्यु कारित हो जाए, और अगर हम उसके सर पर मार रहे हैं तो यह भी निश्चिता है कि सर के बीचों बीच, इसका मतलब है कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे क्या हो जाए कि व्यक्ति की मृत्यु संभव है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोई एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति क्या कर रहा है, वह व्यक्ति के ऊपर लाठियों से प्रहार किया जा रहा है,
दो पर्सन हैं और एक व्यक्ति के ऊपर लाठियों से प्रहार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसको 2-3 लाठी मारते हैं। कितने मारते हैं? 2-3 लाठी मारते हैं और तब तक मारते हैं जब तक वो बेहोश नहीं आ जाता। उसके बाद वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल के दौरान उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने इसे आपराधिक मानववध की श्रेणी में शामिल किया। क्यों शामिल किया? क्यों ये शामिल किया कि जब व्यक्ति वह कार्य कर रहा था तो उसके कार्य से उसे यह पता था कि इस प्रकार की शारीरिक क्षति से किसी भी प्रकार की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। दूसरी चीज मैंने आपसे यह भी बताया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और आप उसे घूंसों से प्रहार कर रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति है, और अगर आप उसके मुंह पर घूंसा घूंसा मार रहे हैं तो घूंसों के मारने से व्यक्ति की मृत्यु की संभावना है, लेकिन यह निश्चितता नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु कारित हो ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आपराधिक मानववध का दोषी होगा। लेकिन परिस्थिति चेंज हो गई। अगर किसी व्यक्ति को रोग है और आपको पता है कि अगर हमने एक घूंसा मारा तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी, यह निश्चित है, तब ऐसी स्थिति में आपका कार्य हत्या की श्रेणी के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तीसरी चीज, चौथी चीज मैंने कहा ज्ञान। ये ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। ज्ञान का मतलब होता है कि हम ज्ञान रखते हुए कोई कार्य करते हैं कि हमारे इस कार्य से किसी की मृत्यु कारित हो सकती है। तो मैंने इसमें एक एग्जाम्पल दिया था और एग्जाम्पल के तहत बताया कि एक ओझा जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी के शरीर को पीटते हैं और उनका मूल उद्देश्य क्या होता है, उसके शरीर से प्रेतात्मा को निकालना। तो ऐसी स्थिति में यदि उसके पीटने के कारण उस महिला की मृत्यु कारित हो जाए, उस महिला की मृत्यु कारित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यह ओझा के द्वारा किया गया कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में शामिल होगा। आपराधिक मानववध की श्रेणी में शामिल होगा। क्यों यहां पर यह बातें कही गई? यहां पर यह कहा गया कि ओझा जब किसी को पीट रहा है तो पीटने का परिणाम क्या होगा? मृत्यु होगा। और ओझा यह कार्य जानता है कि यहां पर इरादा नहीं है, लेकिन वो परिणाम की पूर्ण रूप से इच्छा वो है कि उसके इस पीटने से इस महिला की मृत्यु भी कारित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ओझा के द्वारा किया गया कृत्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में शामिल होगा। फिर उसके बाद मैंने स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 की भी चर्चा की। स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के किसी बिगाड़, रोग, अंग सैतिल से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है, तो उसे मृत्यु को त्वरित कर देता है, तो उसका मृत्यु कारित करना समझा जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति को कोई ऐसी शारीरिक क्षति दी जाती स्पष्टीकरण के अनुसार कि उसका उचित रूप से कौशल प्राप्त हो सकता है, और यदि हम उचित रूप से उसकी चिकित्सा करें तो ऐसी स्थिति में उसे सही भी किया जा सकता था। मैंने उदाहरण बताया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने मारा और ऐसी स्थिति में उसका ऑपरेशन करना जरूरी था, और कोर्ट ने, डॉक्टरों ने क्या किया, ऑपरेशन के लिए व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म सुगाया, और ऐसी स्थिति में उस क्लोरोफॉर्म के कारण उसकी क्या हो गई? मृत्यु कारित हो गई। तो यहां पे डॉक्टर दोषी नहीं होगा, बल्कि वह व्यक्ति दोषी होगा किसका? आपराधिक मानववध का, जिस व्यक्ति ने उसे वह कार्य कारित किया। क्यों कह दोषी होगा? क्योंकि उसने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की कि शारीरिक क्षति से यह पूरी संभावना है कि व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी। तो यहां पर यह क्या होगा? आपराधिक मानववध का दोषी होगा।